पोजीशन पे वापस आना चाहेंगे, ये थोड़ा सा इलोंगेट किया, लेट्स से डेल्टा एल इलोंगेट किया, एटम सब वापस अपने इधर फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, एटम सब वापस से फोर्स लगाते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और जैसे तुम एग्जांपल वो सोच सकते हो, जैसे रबर बैंड, रबर बैंड पे तुम फोर्स लगाते हो तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो मैक्सिमम इलोंगेशन पे होता है, उससे ज्यादा अगर तुम और फोर्स लगोगे तब इलोंगेट होगा, राइट। लेकिन पीछे की ओर तुम पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये रबर बैंड है, तुम इस पर इधर फोर्स लगा रहे हो, इस पर इधर फोर्स लगा रहे हो, तुम्हारे फिंगर पर पीछे की ओर फोर्स फील हो रहा है क्या, हाँ या ना। यस ये फोर्स कौन लगा रहा रबर बैंड। है, रबर बैंड का जो एटम सब है वो वापस अपने पोजीशन पे आना चाहता है, तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है, और फिर इस पे बिल्डअप करते जाएंगे। सो सबसे पहला हेडिंग दो, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, the property of a material, the property of a material by virtue of which, by virtue of which it returned to its original position, it returned to its original position or shape, ओरिजिनल शेप कर लो, ज्यादा बेटर है, ओरिजिनल शेप, when the deforming force is removed, when the deforming force is removed। जैसे मान लो रबर बैंड, जैसे ही तुमने उस पर फोर्स लगाना बंद किया वो वापस से छोटा हो जाएगा। पेन, तुम फोर्स लगाए, पेन थोड़ा सा इलोंगेट होगा, जैसे ही वो फोर्स हटाओगे पेन वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। तो ये वाला जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये दोनों फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो वापस अपने पोजीशन पे लाना चाह रहा है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। अब जितना ज्यादा मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जितना ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो भी उतना ज्यादा होगा। रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा। डन। यस ठीक है। अब सोचो कौन ज्यादा इलास्टिक है, मतलब जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक। जैसे मान लो इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर ज्यादा है, अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिसिटी अगर मेरा ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग। दिस इम्प्लाइज रीस्टोरिंग फोर्स भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबर बैंड। रबर बैंड। रबर बैंड रबर। ध्यान से सोच के, रबर बैंड होता तो मैं पूछता ही नहीं, isn't it? कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबर बैंड।
सर स्टील। क्यों? तुम स्टील को इलोंगेट कर सकते हो क्या? तुमने यहाँ पर एक स्टील लिया, लेट्स से ये एक स्टील है और एक रबर बैंड है, तुमने दोनों पर इक्वल फोर्स लगाया, एफ एफ, कौन सा कौन सा एक्सटेंड होगा? सर रबर बैंड। रबर बैंड। इसका मतलब क्या है, जो स्टील वाला केस है इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स वो काफी ज्यादा है, बोल सकते हैं? यस सर। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है, और दिस इम्प्लाइज, अगर रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है इसका मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। तो तुम लोग डेफिनेशन जानते हो इलास्टिक का, वो थोड़ा गलत है। देन रबर बैंड, तुम लोग ऐसे सोचोगे जो ज्यादा इलोंगेट हो गया वो ज्यादा इलास्टिक है ना? हाँ सर। तो यस क्वेश्चन सर। होता है कि जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा डेवलप होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। देन ओके, अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप साइज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। तो डिफिनेशन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है, तो चेंज इन शेप साइज ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स आर, या थ्री टाइप बोल सकते हो, और ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलेंगे? जो अपने पोजीशन में पूरा आ जाए, जैसे ही हम लोग वो फोर्स हटाए ना एक्सटर्नल फोर्स, तो वो अपने पोजीशन में पूरा आ जाए, अपने पोजीशन या फिर शेप साइज पूरा वापस से पूरा रिगेन कर ले, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। सो ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, इफ अ बॉडी regain its original shape and size, original shape and size after the deforming force, after the deforming force, after the deforming force is removed, is called perfectly elastic object, perfectly elastic body. सर रबर बैंड है नहीं सर। नहीं पेन, रबर बैंड भी अपना टेंडेंसी होगा, लेकिन रबर बैंड थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, जब तुम बार बार रबर बैंड को खींचो तो क्या होगा? लूज हो जाता है। लूज हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन पेन को खींचो तुम 1000 बार, कुछ होगा पेन के साथ? या स्टील के साथ? नो सर। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इलास्टिक में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा इलास्टिक ऑब्जेक्ट में, इलास्टिक ऑब्जेक्ट उसमें क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब बिल्कुल अपने पोजीशन में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा कम आएगा। और थर्ड इज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट,
जिसमें बिल्कुल नहीं आएगा। एग्जाम्पल, जिसमें बिल्कुल नहीं आएगा। स्टील। क्या? स्ट्रिंग? स्टील। नहीं सुना, नहीं समझा। स्टील। स्टील? नहीं। सर वो बेकिंग का डो होता है, वो हो सकता है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। बेकिंग का डो हो सकता है। या फिर कॉटन का एग्जांपल ले लो, कॉटन को खींच के छोड़ दो, वो वापस अपने पोजीशन पे जाएगा क्या? नो सर। वो सब एग्जांपल ले लेंगे। तो इफ ए बॉडी डज नॉट regain its original shape, its original shape, and and retains its altered shape, altered shape or size upon removal of deforming force, altered shape or size after removal of deforming force, after removal of deforming force is called plastic body. And the property is called plasticity. And the property is called plasticity. Then सर इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या था? इलास्टिक ऑब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा, जैसे परफेक्टली इलास्टिक में आता कि पूरा अपना शेप रिगेन कर ले। इलास्टिक में क्या होगा, उसका टेंडेंसी तो होगा शेप की रिगेन करने का, बट पूरा नहीं रिगेन करे। और ठीक है प्लास्टिक में सर। बिल्कुल भी नहीं रिगेन करे। सर तो ऐसा लिख सकते हैं कि पार्शियली रीगेन इट्स हाँ, ओरिजिनल शेप। बोल सकते हो। देन ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले स्ट्रेस पे बात करते हैं, फिर स्ट्रेन पे आते हैं। सो पहला स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन टाइप का होता है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, एक करके सब पे आ रहे हैं। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज बेसिकली
stress is restoring force developed per unit area area per unit area of a body, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। इसका डायमेंशन क्या होगा स्ट्रेस का? यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, पर यूनिट एरिया है। हाँ वही per meter। जैसे पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगा? सर m t⁻⁻2 और l⁻−1। m l⁻⁻1 t⁻2 या -2? -2। -2, ठीक है। तो न्यूटन का हो गया केजी सर ये मीटर। प्रेशर जैसा ही है ना? हाँ, प्रेशर जैसा ही है। तो ये आएगा m l⁻⁻1 t⁻²। प्रेशर नहीं है लेकिन प्रेशर जैसा है। हाँ। ठीक है, तो स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग सर फोर्स वो डेवलप। टेंजेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है? शियर स्ट्रेस, SHEAR। SHEAR। शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो समझ में आ गया, स्ट्रेस इज फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? हाँ। अब आते हैं नॉर्मल स्ट्रेस पे। बस नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का है। तो 1A, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये क्या होगा? मान लो अगर ये रॉड है, ये एक रॉड है, इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ F फोर्स से, इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ F फोर्स से। तो क्या होगा, यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। और लेट्स से द क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, FR is रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो एट इक्विलिब्रियम जब चीजें बैलेंस आउट होंगी तो हम लोग बोल सकते हैं F रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, राइट? और इस पॉइंट पे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन कर देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस is restoring force point area, that is F upon A, applied force upon area। डिफाइन हम लोग restoring force के टर्म में किए हैं, ये ध्यान देना। Then FA is applied force, FR is restoring force।
CSA is what? CSA is cross section area. क्रॉस सेक्शनल एरिया. जब तुम रॉड को देख रहे हो तो रॉड ऐसा होगा ना, तो ये वाला एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं. वो पाई आर स्क्वायर जो आएगा ना, ठीक है. सर हमेशा एफ आर इक्वल टू एफ ए ही होगा. हाँ, इक्विलिब्रियम पे और हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो तुमको अप्लाइड फोर्स दिया होगा, रीस्टोरिंग फोर्स तुमको पता नहीं होगा, तो हम लोग अप्लाइड फोर्स के बराबर ही ले लेंगे. सर हमने स्ट्रेस में पहला कैटेगरी बाद नॉर्मल स्ट्रेस बताया था ना, टेंसाइल स्ट्रेस सेम है क्या? हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. तो टेंसाइल ये होता है, कॉम्प्रेसिव भी सेम ही है बेसिकली, और इन दोनों को मिला के हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है. सर वो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस के यहाँ पे दो थे, वो टेंसाइल स्ट्रेस और कौन सा? कॉम्प्रेसिव. कॉम्प्रेसिव. ओके सर. हाँ, तो टेंसाइल हमने पढ़ लिया, कॉम्प्रेसिव अभी मैं बता रहा हूँ, और इन दोनों को कंबाइंड हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है. तो नेक्स्ट हेडिंग दो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. ये भी सेम ही है काइंड ऑफ. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, तो जैसे मान लो उस बार हमने उसको इलोंगेट करने का कोशिश किया था. अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करूं, अप्लाइड फोर्स इधर लगाऊं, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. तो बेसिकली यहाँ पर चीज कॉम्प्रेस हो रही है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा दैट इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस is equals to restoring force per unit area, that is applied force per unit area. सर ये प्रेशर से अलग क्यों है? प्रेशर से अलग क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये प्रेशर नहीं है. ये तुम्हारा मतलब इस स्ट्रेस से तुम्हारा क्या हो रहा है, लेंथ चेंज कर जा रहा है. ठीक है. प्रेशर से हम लोग लेंथ नहीं चेंज कराएंगे, यहाँ से लेंथ चेंज कर जाएगा इस स्ट्रेस के कारण, और यहाँ पर एक स्ट्रेन सा डेवलप होगा. ठीक है. यस. देन नेक्स्ट हेडिंग दो शियर स्ट्रेस. शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस. तो अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक प्लेट है. अगर मैं इस पे एफ फोर्स लगाऊं इस पे, तो क्या होगा? मान लो ये वाला चीज फिक्स्ड है, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसा घूम जाएगा, इस टाइप का. तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं, तो ये टैंजेंट के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. सारे स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही होते हैं, बस यहाँ पर टैंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया. tangential force upon area. Done? यस सर. नेक्स्ट हेडिंग दो
वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मान लो ये एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था रैंडम सेट का, तो इस पर क्या होगा, ये पानी जो है ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा और एज ए रिजल्ट मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ होगा, आया ना? पानी इस पर यस फोर्स लगा रहा होगा और हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो थोड़ा सा डिफॉर्म कर गया होगा। तो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस जो होगा दैट इज यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर एरिया हम लोग क्या लेंगे? सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ से टोटल एफ फोर्स लग रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस लेंगे फोर्स अपॉन एरिया। जैसे स्फीयर होता तो हम लोग एरिया 4πr² लेते हैं। सर एरिया कौन सा है ऑब्जेक्ट का? हाँ, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है ना, जैसे स्फीयर होता तो 4πr² आता ना सरफेस एरिया। तो इसमें शेप में देखो, शेप में चेंज नहीं आएगा, इसमें साइज में चेंज आएगा। देन तो स्ट्रेस समझ में आ गए, सारे स्ट्रेस क्या होंगे? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, हर जगह फोर्स बाय एरिया, दैट इज स्ट्रेस। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जैसे मैंने फोर्स लगाया तो क्या होगा, उसका उसका जो होगा लेंथ चेंज कर सकता है या फिर एरिया चेंज कर सकता है ना? तो स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ change in the dimension of the body, in the dimension of the body to its original dimension, original dimension। अब ये भी तीन टाइप का होगा, नॉर्मल, नॉर्मल फिर उसके बाद बल्क और फिर वॉल्यूम। बल्क को बेसिकली बेसिकली हम लोग सीयर बोल रहे हैं, बल्क बाद में आते हैं, सीयर स्ट्रेन, और लास्ट वन में वॉल्यूम पर आता। नॉर्मल अगेन दो टाइप का, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? चलो पहले यहाँ तो नोट कर लो, फिर टेंसाइल स्ट्रेन देखते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया ना? यस ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? जैसे मैंने रॉड को खींचा तो क्या होगा, रॉड कुछ ऐसा हो जाएगा, उसके लेंथ में कुछ चेंज हुआ, आया ना? यस तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं, लेट्स से इसका लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल,
और इसका लेंथ था L। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देन यस सिमिलरली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में वो हो रहा होगा, कॉम्प्रेस हो रहा होगा। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो ये मेरा ओरिजिनल रॉड था, हम लोग उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा। ये मेरा ओरिजिनल रॉड है, हम इसको कॉम्प्रेस किए तो ये रॉड कुछ ऐसा हो गया होगा। लेट्स से फाइनल लेंथ इज L minus delta L and original length was L, ओरिजिनल लेंथ वाज L। तो हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, ये भी होगा डेल्टा L by L। Then okay, next आते हैं लोग शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन ये क्या होगा? याद करो शियर स्ट्रेस क्या था? शियर स्ट्रेस था कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने F फोर्स लगाया था एंड एज ए रिजल्ट ये मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ हो गया था। तो हम लोग बोलते हैं मान लो ये लेंथ डेल्टा L है, ये लेंथ L है, ठीक है, ये लेंथ L है, या फिर ये वाला लेंथ भी L है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये वाला लेंथ छोड़ दो L, ये तो कंफ्यूजन होगा फालतू का। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेन इज डेल्टा L by L। अब देखो अगर ये लेंथ डेल्टा L है, ये लेंथ भी L होगा, तो डेल्टा L by L जो होगा, मान लो इस एंगल को थीटा बोलो, तो डेल्टा सर L वो by डेल्टा एल और लेंथ ब्रेथ का एल और लेंथ का डेल्टा एल ऐसा क्यों लिया? हमने ऐसा डिफाइन किया है स्ट्रेन को कि यहाँ पर ये वाला लेंथ फिक्स है ना यहाँ पे। हाँ तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर जाने पे, यहाँ से L डिस्टेंस ऊपर जाने पे मैंने कितना इधर मूव किया, क्योंकि ये तो ओवरऑल लेंथ L ही रहेगा ना, ये तो चेंज कर नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा L by L दैट इज शियर स्ट्रेन। ये क्या होगा? tan थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। तो डेल्टा L by L इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। सर इज इक्वल टू थीटा क्यों? अगर थीटा स्मॉल होता है तो फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। थीटा। नेक्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेन। हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस वाले में क्या देखे थे? पानी में रख दिया था, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग देखे थे कि ये
हल्का सा ऐसा हो गया सारी तरफ से प्रेशर लगने के कारण। तो मान लो रेड वाले का वॉल्यूम V है, ग्रीन वाले का वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V है, डेल्टा V से कम हो गया। तो हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मॉड्यूलस है, हर जगह ही मॉड्यूलस है। स्ट्रेन पॉजिटिव क्वांटिटी देखेंगे। फाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन होगा, इस पे क्वेश्चन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन बिल्डअप करता हूँ एक दो कॉन्सेप्ट के बाद। नेक्स्ट लिखो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हुक्स लॉ ये बोलता है कि अगर मेरा कोई पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसा लिख लो, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, वैसे नॉर्मल सोचो ना, जितना ज्यादा तुम स्ट्रेस लगाओगे, जितना ज्यादा जोर से खींचोगे, उतना ज्यादा इलोंगेशन होना चाहिए, आया ना? हाँ सर। तो यस उसने क्या बोला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, जब तक ऑब्जेक्ट मेरा इलास्टिक है तब तक जितना ज्यादा फोर्स हम लोग लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेन आएगा। फिर उसके बाद इसने बोला कि दिस इम्प्लाइज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। और इसका ग्राफ बना के देखा, स्ट्रेस मतलब अलग अलग फोर्स के लिए ना, फोर्स अगर तुम चेंज करोगे, मान लो रॉड है, रॉड लिया, इस पर अलग अलग फोर्स लगाया, वेरिएबल फोर्स, और फिर इससे इसका इलोंगेशन फाइंड किया, और फिर उससे स्ट्रेस फाइंड किया, स्ट्रेन फाइंड किया, और ग्राफ प्लॉट किया, तो वो ऐसा आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। डन यहां तक? अभी वाला जो टर्म है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। डन? सर ये ग्राफ के बाद आपने क्या बताया, वापस बताओ। ये ग्राफ के बारे में मैंने बताया कि जैसे एक ये हुक्स ने क्या किया, एक रॉड लिया, उस पर दो अलग अलग फोर्स लगा रहे, ठीक है, एफ एफ। अलग अलग फोर्स के वैल्यू के लिए उसने अलग अलग स्ट्रेस निकाला और उसी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन निकाला। फिर उसने ग्राफ प्लॉट किया स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ गया ग्राफ। ठीक है, अब ये जो रेशियो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये कांस्टेंट आ रहा है ना, y इक्वल टू एम एक्स। एम कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
अभी ठीक है? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे हम लोग का स्ट्रेस कितने टाइप का है? 3 टाइप का, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। स्ट्रेन भी 3 टाइप का है वैसे ही। ओके गीता, वैसे ही अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है ना, वो भी 3 टाइप का होता है। नेक्स्ट हेडिंग दो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी 3 टाइप का है। पहला है यंग्स मॉडुलस। आज हम लोग शायद इसी में टाइम खत्म हो जाएगा अपना, यंग्स मॉडुलस में। दूसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस। और सीक्वेंस उल्टा हो गया है, मतलब मैं पहले शियर बता रहा था फिर बाद में वॉल्यूम बता रहा था, यहाँ उल्टा हो गया। यंग्स मॉडुलस, अगर मेरा जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस है तो वहां पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। अगर मेरा वॉल्यूम स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन वाला पार्ट है, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये वाला जो होगा वो बल्क मॉडुलस आएगा। और नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। और शियर मॉडुलस जो होगा दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए बल्क मॉडुलस, नॉर्मल के लिए यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम के लिए बल्क मॉडुलस, शियर के लिए शियर मॉडुलस। 3 अलग अलग मॉडुलस रहेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, इसे शियर मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एक एक करके सब पे आता है। पहला, या नोट हो गया सबका? यस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट पहला हेडिंग दो, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, अब ये दोनों हो सकता है कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको हम लोग अल्फाबेट कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ऐसा नहीं होगा कि वाई जो है वो अलग अलग फोर्स पे अलग अलग होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स। डज नॉट डिपेंड, डज, अरे यार, डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स। ओके, आज मैं, सुमित और दिनेश सर तीनों खारगर सेंटर में रहेंगे अभी, तो अगर किसी को आना है तो आ सकते हो। Does not depend on applied force. Done.
क्वेश्चन, हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, इससे मैंने एक मास हैंग कर दिया ऑफ मास 8 kg। इसका नेग्लिजिबल मास है, नेग्लिजिबल मास। इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका रेडियस है 1/√π cm। और क्या चाहिए होगा, और इसका लेंथ है 5 मीटर, लेंथ है 5 मीटर। यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11। फाइंड फर्स्ट स्ट्रेस, सेकेंड strain, third elongation, elongation in the rod। आया किसी का? सॉल्व करे या हो रहा है? हो रहा है सर। चलो जल्दी से। सर इलॉन्गेशन 2/10⁵ मीटर है क्या? पता नहीं आंसर, मैं डेटा तो अपने मन से दिया हूँ। स्ट्रेस कितना आया? सर 80। 80? नहीं, रेडियस सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कौन कन्वर्ट करेगा? हाँ और 1/√π मीटर का तुम वायर लोगे और उसका मास नेग्लिजिबल बोलोगे, ऐसे कैसे चलेगा? Isn't it?
ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। टेंशन कितना हो गया? टेंशन हो गया 80 न्यूटन। रेडियस दिया हुआ है 1/√π सेंटीमीटर, दैट इज 1/√π इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा दैट इज πr², दैट इज पाई इंटू 1/π इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो इतना आने के बाद स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज 80 न्यूटन बेसिकली अपॉन 10⁻⁻4। तो स्ट्रेस हो गया 80 इंटू 10⁻4, दैट इज 8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही स्ट्रेस ये आया हम लोग क्या बोल सकते हैं? यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और दिस इम्प्लाइज स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, दैट इज 8 इंटू 10⁵ अपॉन 2 इंटू 10⁻11 यंग्स मॉडुलस दिया हुआ था। ये आ रहा है ना समझ में? इजी है, फाइन। तो हमें स्ट्रेन मिल गया यहाँ से, और स्ट्रेन मिल गया तो हमें क्या मिल गया? डेल्टा L/L इज 4 इंटू 10⁻⁻6। दिस इम्प्लाइज डेल्टा L इज इक्वल्स टू L इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्या आ जाएगा? L 5 दिया हुआ है, तो 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। That is 20 into 10⁻⁻4 centimeter. That is 0.002 centimeter. ठीक है, तो 5 मीटर का रॉड था तो उसमें इलोंगेशन इतना छोटा सा हुआ है, तो कितना कम इलोंगेशन है। हम लोग इस इलोंगेशन को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ओके यश, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। और क्वेश्चन करना है इस पे या हो जाएगा? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस मैकेनिक्स ऐड करते हैं उसमें। तीन वायर है, 1 2 और 3। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। यहाँ पर एक ब्लॉक है ऑफ मास 10 kg। इसको वायर 1 बोल रहा हूँ, वायर 2, वायर 3। वायर 1 लेंथ 5 मीटर, CSA 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11। वायर 2 लेंथ 10 मीटर, CSA twice of 10⁻⁻4 and Young's modulus is 4 into 10⁻11. Wire 3 CSA is 8 into 10⁻⁻4 and Young's modulus is
16 into 10 to the power 11. बताना है तीनों वायर में एक्सटेंशन कितना होगा. सर वायर 3 का लेंथ पता नहीं. निकाल नहीं सकते क्या वायर 3 का लेंथ? क्या? निकाल दिया सर. ठीक है. तीनों धागा में टेंशन आ गया. कितना कितना आया टेंशन? टेंशन क्या आया? टेंशन आया किसी का? यार हो ना सब लोग या नहीं हो? सर वायर 1 में 100 न्यूटन. वायर 1 का तो 100 है, वो तो ठीक है. वायर 2 वायर 3 125/2 न्यूटन. 125/2.
अच्छा और सेम आए नहीं 37 है क्या? सॉरी सर, गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट। सर वायर 3 में 80 न्यूटन है। वायर 3 में और वायर 2 में मैंने 53 वो 37। 37 वाला एंगल पे 53 लिया गलती से। अरे यार ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो ये एंगल 53 होगा, ये एंगल 37 होगा। इसमें T2 मानो, इसमें T1 मानो, T3 मानो, इसमें T1 मानो। T1 तो मुझे दिख रहा है 100 होगा, तो T2 का इधर वाला कंपोनेंट और T3 का इधर वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो हाँ T2 sin 53 is equals to T3 sin 37, तो 4 टाइम्स ऑफ T2 is equals to 3 टाइम्स ऑफ T3। पहला इक्वेशन ये आ गया। वर्टिकल डायरेक्शन में T2 का ऊपर वाला कंपोनेंट T2 cos 53, T2 cos 53 सॉरी 3/5 प्लस T3 cos 37, ये 100 होना चाहिए। तो थ्राइस ऑफ T2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ T3, ये 100 होना चाहिए। यार सॉल्व करो T2 और T3 के लिए। T2 को पुट करो, ओके T2 60 आया। T2 को पुट करो 3T3/4, 3T3/4 प्लस 4T3 इक्वल टू 100। तो ये बन गया 9T3 प्लस 16T3 इक्वल टू 400। T3 इज इक्वल टू 400/25, 25 बन जा 25 150। कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ 500 आएगा ना, इक्वल टू 500। तो ये क्या बन गया 9T3 प्लस 16T3 इक्वल टू 500 इंटू 4 2000। तो T3 इक्वल टू 2000/25। तो 25 से काट दो, 25 80 बन गया। T3 80 आया, और जैसे ही T3 80 आया 4 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 240, T2 आ गया 60। इसमें इतना टाइम कहाँ लग गया यार? सर ऐसे नहीं कर सकते, मतलब T2 को वैसे रहने देंगे और T1 का हम कंपोनेंट ले लेंगे, उनको इक्वल कर दे, वो और इजी हो जाएगा ना। अच्छा हाँ 90 डिग्री बन रहा है इसलिए वो काम कर सकते हो। 90 नहीं बनता तो फिर दिक्कत हो जाता उसमें। सर टाइम नहीं लगा, मैं क्वेश्चन ही गलत लिखा। अच्छा 90 डिग्री में ये काम कर सकता है। डायरेक्टली T1 का कंपोनेंट ले लें तो वो T2 और T3 का डायरेक्ट से निकल जाएगा। अब इसका क्या करना है, मुझे स्ट्रेस निकालना है तीनों वायर में। तो मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। वायर 1 का बात करें तो 10⁻⁻⁴ है। वायर 1 मुझे टेंशन मिल गया 100, CSA इज 10⁻⁻⁴। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा 100/10⁻⁻⁴, दैट इज 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस भी मुझे दिया हुआ था 2 × 10⁻11। तो यहां से आ जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, दैट इज 10⁻6/2 × 10⁻11। तो ये क्या बन जाएगा 5 × 10⁻5 - 10⁻11, 10⁻⁻6। अब ये मिल गया तो इलोंगेशन मिल जाएगा डेल्टा एल। मैं एक का कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग होमवर्क में कर लेना। डेल्टा L/L इज L 5 मीटर दिया हुआ है, L 5 मीटर दिया हुआ है। डेल्टा L/L इज 5 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से आगे डेल्टा L इक्वल्स टू
25 into 10 to the power minus 6 meter. That is 0.0025 सेंटीमीटर. इतना कम इलोंगेशन हुआ है, नेग्लिजिबल इलोंगेशन. Then ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर लेना पूरा, हम लोग आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग दो, बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस ये चैप्टर पूरा याद करने वाला ही है, कुछ काम का एक्स्ट्रा कुछ है नहीं. बल्क मॉड्यूलस को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे. ये क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब देखो एक बार इसको क्या बन रहा है अपना. ये बीकर था, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से इस पर फोर्स लग रहा था, फोर्स अपॉन एरिया. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो था दैट इज फोर्स अपॉन एरिया एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है. अब मेरा वॉल्यूम घट रहा होगा तो पॉजिटिव करने के लिए मैं एक माइनस डाल देता हूँ, माइनस डेल्टा वी बाई वी. तो बल्क मॉडुलस का मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया. बल्क मॉडुलस को बी से रिप्रेजेंट करो या के से रिप्रेजेंट करो. के से तुम्हारा बुक बी के से रिप्रेजेंट किया है, एचसी और मैं बी से रिप्रेजेंट किया है. सर माइनस क्यों आया है? क्योंकि मेरा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा ना. मतलब अगर तुम्हारा साइड से प्रेशर लग रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा. हाँ. तो डेल्टा भी नेगेटिव होगा, है ना? हाँ सर. ठीक है. तो यहाँ पर मेरा बन गया फोर्स अपॉन एरिया. अब देखो ये वाला टर्म, अगर मैं थोड़ा सा का बात करूँ तो ये फोर्स अपॉन एरिया काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर है इनसाइड. हाँ. इसको मैं लिख देता हूँ के इक्वल टू प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई बी. ये होता है मेरा बल्क मॉडुलस. डन. हम लोग यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी. एंड दैट इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस. 1 upon bulk modulus, that is 1 upon k. तो बेसिकली ये क्या आ रहा है? चेंज इन वॉल्यूम के कारण आ रहा है. डन. यस सर. सर कंप्रेसिबिलिटी वापस बताओगे एक बार, डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी कुछ नहीं होता है. 1 अपॉन बल्क मॉडुलस को हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं. ओके.
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इस पे क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन कर लेना इस वाले पे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट रीडिंग द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर सीआरएफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और सीआर मॉड्यूलस। तो ये क्या होता है, जब हम लोग सीआर मॉड्यूलस कब बताए थे, कब बात किए थे, जब ऐसा था ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं आगे फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो ऊपर वाला सरफेस आगे मूव कर गया था, ऐसा हो गया था, राइट। यहाँ पर लोग सीआर का बात किए थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, शेप। तो इट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप। पिछला वाला रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम था, तो रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज shear stress upon shear strain। तो ये बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल, दैट इज एफ अपॉन ए। और डेल्टा एल बाई एल को हमने थीटा भी लिखा था, याद है, यस फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा। सर, वो एन है क्या, मतलब क्या है वो? ये वो ईटा, ईटा पढ़े होगे ना, कोएफिशिएंट, अच्छा ईटा नहीं पढ़े हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एन टाइप से रिप्रेजेंट करता है एन। ये चीज थोड़ा नीचे लाते हैं, ईटा। डन। Yes, sir. ठीक है, तो इस पर एज सच क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछता है बल्क मॉडल्स पे। मोस्टली क्वेश्चन सीआर मॉडल्स पे मोस्टली क्वेश्चन होता है तुम्हारा, यंग्स मॉडल्स पे 80% ऑफ द क्वेश्चन, बल्क मॉडल्स पे रिमेनिंग 20%। सीआर मॉडल्स जनरल मतलब जनरली पूछता ही नहीं है, कभी कभी पूछ दिया, रेयरली। नेक्स्ट एक और टर्म डिफाइन करो, दैट इज पॉइजन्स रेशियो, POISSON, पॉइजन्स रेशियो। ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं, ये एक रॉड है, अगर मैंने इसको इलोंगेट किया तो क्या होगा, इलोंगेट किया तो वो साथ साथ उसका रेडियस भी तो कम होगा ना, आया ना। हाँ सर। यस ठीक है, तो हम लोग पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन करते हैं। पॉइजन्स रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन मैं बताता हूँ क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन बेसिकली कि कितना मेरा रेडियस में चेंज आया। मान लो पहले रेडियस आर था और अब मेरा रेडियस आर डैश बच गया, तो लैटरल स्ट्रेन इज चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस। और लीनियर स्ट्रेन तो हमें पता ही है, लेट्स से फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ एल था, तो ये होगा डेल्टा एल बाई एल।
तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइजन्स रेशियो, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिग्मा से। डन। यस सर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बट आई डोंट थिंक ये पूरा हो पाएगा, काफी बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट? सर हाँ सर वो आपने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा है ना, हाँ तो उसमें जो आपने सिंबल बनाया था एन का, हाँ। तो वो आपने डिजाइन के लिए बनाया था या फिर वो वैसा ही सिंबल है? डिजाइन के लिए नहीं बनाता है यार, ये ऐसा ही सिंबल है इटा। इसको हम लोग, इसको तुम कहीं यूज नहीं किए हो, जैसे म्यू होता है ना, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? यस सर। वैसे हम लोग ईटा एक डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, या फिर यहाँ पर रिजिडिटी के लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। जस्ट अ मिनट। एटा का स्पेलिंग क्या है? एटा ITA नहीं, ITA नहीं होगा, एटा ही पड़ता है यार, उसका स्पेलिंग ITA सर ETA। ETA नहीं होगा यार, ETA नहीं, नहीं उसको हम लोग स्पेलिंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाँ ETA एटा है, ETA एटा, सही है सही है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्लास यहाँ एंड करते हैं, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पार्ट पे होंगे जो तुम्हारे बुक के पीछे में होंगे, तो क्वेश्चन एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का। फाइन, यस बाय सर। सर। बाय सर। बाय बाय।